Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our next topic, that is relationship between cell function and cell structure. सेल स्ट्रक्चर, सेल एक सेल जैसे जिस तरह के शेप में होता है, जिस साइज़ में होता है, वो बेसिकली उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है. वो जिस तरह का काम करता है उस हिसाब से उसका शेप और उस हिसाब से उसका साइज़ अल्लाह ताला ने रखा है. देयर इज़ क्लोज रिलेशन बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल. सेल का जो भी फंक्शन है, जैसा भी काम है, जिस तरह का फंक्शन सेल ने परफॉर्म करना है, जिस तरह का काम सेल ने करना है, उस बेसिस पे, उस बुनियाद पे उसकी शेप है, उसकी शक्ल है, उसका साइज़ है. There is a chloroplast in the green leaves of plants due to which the green cells take part in photosynthesis. In photosynthesis, which is a process in which a plant makes its own food with the help of sunlight and with the help of carbon dioxide and water. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में. सूरज की रोशनी में प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस. ये सब क्यों पॉसिबल है? क्योंकि प्लांट सेल के पास उनके सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल है दैट इज़ नोन एज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल की मौजूदगी की वजह से, दिस इज़ द क्लोरोप्लास्ट, इट इज़ प्रेजेंट विद इन द सेल ऑफ अ प्लांट दैट हेल्प्स प्लांट इन फोटोसिंथेसिस. यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं, यहाँ क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद है. ठीक है, क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है, एक ऐसा केमिकल है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, सनलाइट को जज्ब कर सकता है. उसके बाद फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म शुरू होता है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की कम्बिनेशन से ग्लूकोज प्लांट का फूड तैयार होता है. प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट इन देयर सेल. अगर ये क्लोरोप्लास्ट ना तो प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना सकता था. प्लांट एक ऑटोट्रॉफ ना होता, प्लांट फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म नहीं कर सकता था. सो it is very important for the plants to have chloroplast in their cell. The xylem cells are tube-like. जो xylem है, in this diagram, the blue color, the tubes in blue color, it shows xylem. Xylem is one of the tissue of plant. It is responsible for the transport of water in plant. ठीक है, जो जाइलम है, ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये प्लांट में, पूरे पौधे में पानी को सप्लाई करने का काम करता है. पानी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में जाइलम का हाथ है. ठीक है, जाइलम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे एक पाइप के कनेक्शंस हैं जो ट्यूबवेल से लेकर घरों तक पानी को सप्लाई करने का जो सारा प्रोसेस है वो पाइप के ज़रिए होता है. इसी तरह प्लांट के अंदर ये जो जाइलम टिश्यूज़ हैं, दे कैरी वाटर फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द प्लांट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो प्लांट की लोअर सरफेस से, रूट्स से पानी एब्जॉर्ब होता है एंड फ्रॉम रूट्स पानी एंटर्स, जो वाटर है दैट एंटर्स इनटू जाइलम. एंड जाइलम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर से बिल्कुल खोखला है, होलो स्ट्रक्चर है, और इसके ज़रिए पानी ऊपर पार्ट तक पहुंचता है. पानी प्लांट की ऊपर के हिस्सों तक पहुंचता है और इस तरह पानी को इस्तेमाल करके फिर प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस और मुख्तलिफ फंक्शंस को कैरी आउट कर सकता है. सो द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम इज़ अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन. जाइलम का जो स्ट्रक्चर है कि वो लंबा है, ट्यूब लाइक है, अंदर से खोखला है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन. कि वो किस तरह का काम करता है. उसका काम ही पानी का सप्लाई करना है, उसका काम ही पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है. तो उसके अकॉर्डिंग अल्लाह ताला ने जाइलम टिश्यू को इस तरह बनाया है कि वो आराम से अपना फंक्शन कर सके. सेल इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस हैव मोर राइबोसोम. We discuss about the ribosomes, one of the cell organelle which is responsible for the formation of protein within the cell. इसे सेल प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है. राइबोसोम एक ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सेल के लिए प्रोटीन बनाते हैं. तो वो सेल, वो टिश्यूज़ या बॉडी के वो ऑर्गन्स, वो पार्ट जहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ उनके सेल्स में राइबोसोम्स की तादाद, नंबर में राइबोसोम्स वहाँ ज़्यादा होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे वो
पेनक्रियास है, इट इज़ वन ऑफ आर ऑर्गन, या फिर हम ग्लैंड कह सकते हैं, ये हमारा एक ऑर्गन है, ग्लैंड है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स बनाता है फॉर डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। जैसे कि इंसुलिन है, आपको पता है कि इंसुलिन जब ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन हमारी बॉडी रिलीज़ करती है, सिक्रीट आउट करती है, ताकि वो लिवर सेल्स को एक्टिव करे और मसल सेल्स को एक्टिव करे कि एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उन्हें ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाए। तो जब ये हमारे जो सेल्स हैं वो इंसुलिन बनाने का काम करते हैं, इंसुलिन हार्मोन है और प्रोटीन इन नेचर है, प्रोटीन है, एक किस्म का प्रोटीन है। तो जब पैनक्रियाटिक सेल्स का काम ही प्रोटीन बनाना है, तो पैनक्रियाटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम्स की तादाद ज़्यादा होगी, राइबोसोम्स का नंबर ज़्यादा होगा, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इन द सेल। देन कम्स नर्व सेल्स आर लॉन्ग। जो नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स ये देखिए, इट इज़ वन ऑफ द नर्व सेल नोन एज न्यूरॉन। बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होकर फिर एक नर्व टिश्यू बनाते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द सेल ऑफ द नर्व टिश्यू नोन एज न्यूरॉन। ये आप देखिए कितना लंबा और पतला सा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, बिकॉज ये जैसे फ़ोन के तार हैं, वो उनका काम है सिग्नल्स को कैरी आउट करना, ठीक है। या फिर बिजली के तार है तो बिजली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए वो यूज़ होते हैं। तो इसी तरह का जब इनका ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो नर्व टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी में, इनका काम है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, या बॉडी के एक पार्ट से ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से वापस बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स तक ब्रेन का मैसेज पहुंचाना। तो दे कैरी आउट द मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन। इस तरह के फंक्शन के अकॉर्डिंगली उनको तार की तरह, एक लंबे वायर की तरह डिज़ाइन किया गया है। एंड द न्यूरॉन्स आर लाइक जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिसिटी वायर और जस्ट लाइक द टेलीफोन वायर्स, लॉन्ग, नैरो, स्ट्रेट, ठीक है। ये बिल्कुल तार की तरह, एक वायर की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। ये आपको यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी दिख रहे हैं कि किस तरह एक वायर की तरह इनको डिज़ाइन किया गया है। अल्लाह ताला ने हर एक चीज़, हर एक पार्ट, इवन के सेल्स को और सेल के अंदर मौजूद सेल ऑर्गेनल्स को भी इस तरह बनाया है कि उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, उनके जो भी उनका काम है उसके अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड इज़ द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, जो सॉरी हाँ नेक्स्ट जो है हमारे पास सेल्फ इन्वॉल्व्ड इन सिक्रीशन हैव मोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी, यहाँ पे सेल, इट इज़ वन ऑफ द प्लांट सेल। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस that is endoplasmic reticulum in green, and Golgi bodies, they are the Golgi bodies. They are the Golgi bodies, and that is endoplasmic reticulum. We discuss about the function of endoplasmic reticulum and Golgi body. The endoplasmic reticulum is involved in the formation of the rough endoplasmic reticulum is responsible for the formation of protein and for the modification of protein, and then it is transferred to the Golgi bodies. Golgi bodies further modify the proteins and pack that protein in a vesicle known as Golgi vesicles. In a box, packing of protein in a box, and that box and that is known as Golgi vesicle, is transported to the different parts of the cell, or that is transported outside if that protein is needed outside. The smooth endoplasmic reticulum is also involved in the formation of lipid. If lipid is needed to be further modified, so it is transferred to the Golgi bodies. Then Golgi bodies pack that into a vesicle, and if it is needed within the cell, or if it is needed outside the cell, so it is secreted outside the cell through plasma membrane. तो ये सारे जो सेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सिक्रीशन हो रही हैं, सेल कुछ ऐसा बनाता है जिसकी ज़रूरत अगर सेल से बाहर है और उसे पैक करके बाहर सेल मेम्ब्रेन के पास भेजना है ताकि वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर चला जाए। तो जो वो सेल्स जो मुख्तलिफ़ सिक्रीशंस का काम करते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोटीन्स वगैरह बनाकर सेल से बाहर निकालते हैं, और उन प्रोटीन्स वगैरह की सेल से बाहर ज़रूरत है, तो इस तरह
के सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी ज़्यादा तादाद में मौजूद होंगे, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी का काम ही है कि ऐसे प्रोटीन्स बनाना या लिपिड वगैरह बनाना जिनकी बाहर ज़रूरत है, और गोल्जी बॉडी का काम है उसको पैक करना एक बॉक्स में, जिसे वेसिकल का नाम दिया जाता है, और उसे ट्रांसफ़र किया जाता है सेल के बाहर। तो इसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग सेल की में इनकी तादाद उतनी ज़्यादा होती है जितनी वो सेल ऑर्गेनल्स नीडेड है किसी बॉडी के पार्ट में। नर्व सेल्स आर लॉन्ग, कैरी मैसेज एज वी डिस्कस्ड दैट नर्व सेल्स जो है ना लॉन्ग हैं, पतले हैं, लंबे हैं, बिकॉज इनका काम ही है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। रूट हेयर्स वॉल्स आर थिन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। जो रूट हेयर्स हैं, जो प्लांट्स की जड़ें हैं, उनकी जो वॉल्स हैं वो बहुत पतले पतले हैं। जो उनकी मेम्ब्रेन्स हैं, सेल वॉल है, वो कंपैरेटिवली बाकी प्लांट के पार्ट्स हैं उनके जो सेल वॉल है एक सिंगल लेयर्ड है, और जो मेम्ब्रेन है वो भी थिन है, पतली है, ताकि आराम से पानी अंदर ट्रैवल करे और वो मैक्सिमम पानी को मिट्टी से जज़्ब कर सके और एब्जॉर्ब कर सके। जो रूट हेयर हैं उनके वॉल्स पतले हैं कंपैरेटिवली टू अदर पार्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द प्लांट। उनकी जो है थिक सेल वॉल्स हैं, थिक मेम्ब्रेन है कंपैरेटिवली। तो इस वजह क्या है कि रूट हेयर्स जो हैं उनका फंक्शन क्या है कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके, पानी को जज़्ब कर सके। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जो कवर है, जो लेयर है, उसे पतली बनाई है ताकि पानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो पानी है, वो आराम से रूट में एंटर हो। और फिर जाइलम एक ऐसे टिश्यूज़ हैं प्लांट बॉडी में जो कि पानी को मुख्तलिफ पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम इज़ अ लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और रूट हेयर की जो वॉल्स हैं वो पतले हैं। तो ये सारे पार्ट्स, ये जो सारा जो सेल्स का स्ट्रक्चर है इज़ बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन। वो जिस तरह का काम करते हैं उसके ही अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर भी है। रेड ब्लड सेल्स आर राउंड। जो रेड ब्लड सेल्स है वो स्फेरिकल है, थोड़े राउंड है, बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन। जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे, उनका काम है कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करना। वो लंग्स से ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बाद लंग्स में जितना भी ऑक्सीजन अंदर एंटर होता है ब्लड में, वो जाके रेड ब्लड सेल्स के साथ स्टिक हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर पिगमेंट्स मौजूद है, कलर बॉडीज़ नोन एज हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है ये अपने साथ ऑक्सीजन को अटैच कर सकते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। व्हेन इन आवर ब्लड वेसल्स ब्लड मूव, सो दे कैरी द ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक, ताकि सारे बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन मिल सके। सो रेड ब्लड सेल्स के अंदर जितने भी ज़्यादा हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स होंगे वो उतने अच्छे से सारी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीजन कैरी आउट कर सकेंगे थ्रू आउट द बॉडी। सो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ये जो रेड ब्लड सेल्स है वो राउंड है अंदर से। जैसे ही रेड ब्लड सेल मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये अंदर से इनकी जो सारे सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनल्स वगैरह हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इवन जो इनका न्यूक्लियस है वो भी डिसअपेयर हो जाता है। जैसे ही रेड ब्लड सेल्स बड़े होते हैं, इनके अंदर कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। उसकी वजह ये है ताकि अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खाली जगह हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हो, ताकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन्स ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने साथ अटैच कर सकें, ताकि रेड ब्लड सेल्स पूरी बॉडी में जब मूव करें, ब्लड जब मूव करे तो साथ साथ ऑक्सीजन सेल्स को मिलता रहे। तो इनके फंक्शन, जो इनका रेड ब्लड सेल का जो काम है उसके अकॉर्डिंग ही इनका स्ट्रक्चर भी है। इनकी शेप, इनका साइज़, इनके इंटरनल पार्ट्स, सेल के सब कुछ जो है उसके काम पे डिपेंड करता है कि वो जिस तरह का काम करता है, उनकी शेप, उनका साइज़, उनके इंटरनल पार्ट्स सब उसी काम के अकॉर्डिंग है। सेल एज एन ओपन सिस्टम, इसका क्या मतलब है कि सेल एक ओपन सिस्टम है। सेल के अंदर कोई भी मुख्तलिफ़ चीज़ें अंदर एंटर होती हैं और बहुत सारी चीज़ें सेल से बाहर जाती हैं। जैसे कि एक सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट सेल के अंदर, तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, पानी आएगा, और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होगा और ये पानी और
कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी से ग्लूकोज बनेगा। जब ग्लूकोज बन जाता है तो ये ग्लूकोज इसी सेल में सिर्फ रिक्वायर्ड नहीं है जहाँ पे बन रहा है। सेल प्लांट बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स को ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज यहाँ से बाहर जाएगा और फ्लोएम के ज़रिए ये प्लांट बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स तक पहुँचेगा। तो इस तरह पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज बाहर निकला। एक्सचेंज ऑफ मटीरियल इज़ पॉसिबल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल। सेल के सरफेस से, सेल के आउटर जो पार्ट है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ से जो मेम्ब्रेन्स हैं सेल के, वहाँ से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज़ पॉसिबल। सेल के अंदर कोई चीज़ एंटर भी हो सकती है और सेल से बाहर भी जा सकती है। जैसे ऑक्सीजन एंड फूड एंटर्स इनटू द सेल, मुख्तलिफ चीज़ें जो सेल को चाहिए, किसी प्लांट सेल को ग्लूकोज चाहिए तो वो यहाँ से, जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है वहाँ से ग्लूकोज निकलेगा। फ्लोएम के ज़रिए जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो प्लांट में फूड ट्रांसपोर्ट करता है, वो ट्यूब जो है ना, वो जो ग्लूकोज है वो मुख्तलिफ सेल्स तक पहुँचाएगा। फिर उन सेल्स में वो ग्लूकोज एंटर होगा, उस सेल में ग्लूकोज की तोड़ फोड़ होगी, ब्रेक डाउन होगी ताकि एनर्जी मिल सके उन सेल्स को। तो ये जो सारा प्रोसीजर इज़ ऑल बिकॉज कि सेल के अंदर कोई चीज़ एंटर भी हो सकती है और सेल से कोई चीज़ बाहर भी जा सकती है। और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी सेल की ज़रूरत नहीं है, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें कहा जाता है वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो वो सेल से बाहर जाएंगी, सेल वो चीज़ें सारी रिमूव कर देगा। मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर जिसके लिए मुख्तलिफ मटीरियल रिक्वायर्ड है। तो मुख्तलिफ जो मटीरियल, रॉ मटीरियल रिक्वायर्ड है वो सेल में बाहर से आएगा और उसके बाद सेल में केमिकल रिएक्शन के होने के बाद मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनेंगे। उन प्रोडक्ट्स को सिर्फ सेल के अंदर स्टोर नहीं किया जाएगा बल्कि उन प्रोडक्ट्स को बाहर बाकी सेल्स को भी सप्लाई किया जाएगा। सो इट इज़ कॉल्ड सेल एज एन ओपन सिस्टम, कि सेल एक ओपन सिस्टम है। सेल के अंदर चीज़ें आती भी हैं, सेल के अंदर चीज़ें बनती भी हैं और सेल से चीज़ें बाहर भी जाती हैं। एक सेल दूसरे सेल्स को भी चीज़ें, अपने आसपास के सेल्स को भी चीज़ें सप्लाई करता है और ब्लड के ज़रिए और मुख्तलिफ जाइलम फ्लोएम जैसे टिश्यूज़ के ज़रिए मुख्तलिफ पार्ट्स तक भी उन सेल का मटीरियल मूव करता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेल्स फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि मुख्तलिफ हमारी बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स या किसी भी जानदार लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ सेल कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, स्पेशली फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी। इंसानों की बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं जो हमारी नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जो मैसेजेस पहुंचाती है फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी पार्ट्स एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन। और इसके अलावा हमारे ब्लड सेल्स हैं, हमने डिस्कस किया, जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। इसी तरह हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स है वो डिफेंस का काम करते हैं। हमारी जो है सोल्जर्स हैं, हमारी बॉडी के आर्मी हैं जो कि मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बाहर के डेंजरस और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वगैरह अगर हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को बचाते हैं। तो ये दिस इज़ बेसिकली द टॉपिक कि हमारी बॉडी में किस किस्म के सेल्स हैं और वो किस तरह बॉडी के लिए काम कर रही हैं। Nerve tissue, this is the nerve tissue, neuron, and it is functional to carry out the messages from the brain to body parts and from the body parts to the brain। ये हमारी नर्व टिश्यूज़ का काम है कि मुख्तलिफ मैसेजेस बॉडी के पार्ट्स से ब्रेन तक ले जाएं और ब्रेन से बॉडी के पार्ट्स तक लेकर आएँ। जैसे कि मेरा हाथ किसी गर्म चीज़ पे मैं हाथ रख लेती हूँ गलती से और एकदम से मैं हाथ तटाती हूँ, इट इज़ ऑल बिकॉज कि मेरे जब हाथ गर्म चीज़ पे पड़ा, मुझे महसूस होने से पहले ही मेरे नर्व टिश्यूज़ ने वो पैगाम स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक लेकर गए और उसके बाद वो मैसेज आया कि हाथ मसल्स, हमारे जो मसल सेल्स हैं उनको मैसेज आया कि हाथ को उठाओ, वहाँ से हाथ हटाओ, वो चीज़ ख़तरनाक है, डेंजरस है, वो हमारे सेल्स को डैमेज कर सकती हैं। सो दैट इज़ ऑल आवर नर्वस सिस्टम इज़ वर्किंग, दैट इज़ ऑल आवर नर्व्स, न्यूरॉन्स आर वर्किंग। सो नर्व जो है वो इस तरह के मुख्तलिफ मैसेज, इवन इफ़ वी आर क्लोजिंग आवर आइज़ वी आर गेटिंग मैसेज फ्राम आवर ब्रेन दैट वी हैव टू डू दिस राइट नाउ। जैसे कि मैं सूरज की रोशनी में बाहर निकलती हूँ और एकदम से मैं अपनी आंखें बंद कर देती हूँ, इट इज़ अगेन द मैसेज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन कि ये जो रेज़ है ये हार्मफुल है, ये आंखों को ख़राब कर सकती है, तो हम एकदम से अपनी आंखें बंद कर देते हैं। तो दैट इज़ ऑल
नर्वस सिस्टम इज़ डूइंग। हमारी जो नर्व सेल्स हैं वो इस तरह मैसेजेस को पहुंचाने का काम करती हैं टू द बॉडी पार्ट्स एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन, ताकि मुख्तलिफ बॉडी के फंक्शंस हो सकें। मस्कुलर टिश्यूज़ जो हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, जैसे कि स्मूथ मसल्स हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स हैं जिन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है, कार्डिक मसल्स हैं जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं। तो ये मुख्तलिफ़ हमारे पास मसल टिश्यूज़ हैं, मसल सेल्स हैं जो मुख्तलिफ़ काम करते हैं। जैसे कि जो स्मूथ मसल्स हैं ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है, यूरिनरी ब्लडर में है, ब्लड वेसल्स में है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा पूरा, जब हम खाना खाते हैं हम फूड एंटर होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, हमारे माउथ में और फिर एसोफेगस में, उसके बाद स्टमक में। तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, ये सिकुड़ते हैं फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, अपनी असल जगह पे वापस जाते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज़्म है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो मटेरियल है, जो खाना है, वो मूव कर सके। इसी तरह स्टमक में भी चर्निंग का प्रोसेस होता है, स्टमक के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, ताकि जो हमारा फूड है वो मिक्स हो सके या उनकी फर्दर ब्रेक डाउन हो सके। तो ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है स्मूथ मसल्स। इनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से और रिलैक्स होने की वजह से मुख्तलिफ मटीरियल्स की मूवमेंट होती है जहाँ ये स्मूथ मसल्स मौजूद हैं। अब यूरिनरी ब्लडर है, या हमारे यूरिनरी ब्लडर में यूरिन स्टोर होता है, ठीक है, यूरिन स्टोर होता है। और जब यहाँ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सो वी गेट द सिग्नल कि हमें यूरिनेशन करनी चाहिए, हमें वॉशरूम की जाने की ज़रूरत है। ब्लड वेसल्स, अगेन देयर आर डिफरेंट सेल्स इन आर ब्लड वेसल्स। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। तो इन सब की जो मूवमेंट है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दी स्मूथ मसल्स। ये समटाइम्स स्मूथ मसल्स जो है ना ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, थोड़ा सा वो ओपन हो जाते हैं ताकि आराम से ब्लड की मूवमेंट हो सके, ब्लड मूव कर सके। जो स्ट्रिप्ड मसल्स हैं दैट इज़ दे आर ऑल्सो कॉल्ड द स्केलेटन मसल्स। ये हमारे जो है ना बोन्स के साथ अटैच होते हैं ये मसल्स, और हमारी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इफ़ आई कैन बेंड माई हैंड, मैं अपनी हाथों को बेंड कर सकती हूँ, ये स्ट्रेट कर सकती हूँ, या फिर मैं चल सकती हूँ, या फिर मैं अपनी बॉडी को बेंड कर सकती हूँ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दी स्केलेटन मसल्स, बिकॉज दे आर अटैच्ड टू आवर बोन्स। हमारे स्केलेटन के साथ अटैच्ड हैं, हमारे बोन्स के साथ अटैच्ड हैं, और ये हमारे बोन्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्डिक मसल्स, द वर्ड कार्डिक इज़ यूज़ फॉर हार्ट। ये जो है दिल, हार्ट के लिए ये वर्ड कार्डिक यूज़ होता है। कार्डिक मसल्स भी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ये हार्ट बीट जो होती है दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दीज कार्डिक मसल्स। ये कार्डिक मसल्स हैं इसीलिए हमारी हार्ट बीट है और पूरा सर्कुलेशन का प्रोसेस पॉसिबल है। ब्लड इज़ द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज़ जो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। नर्व्स आर ऑल्सो द कनेक्टिव टिश्यूज़ एज दे कनेक्ट थ्रू सिग्नल्स। वो सिग्नल्स के थ्रू बॉडी को कनेक्ट कर रही है, और जो ब्लड है वो लिक्विड के थ्रू बॉडी को कनेक्ट कर रही है। मुख्तलिफ चीज़ें एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक इन्हीं ब्लड के ज़रिए पहुँचता है। तो ब्लड ब्लड का क्या काम है? ब्लड के अंदर डिफरेंट रेड ब्लड सेल्स भी हैं। रेड ब्लड सेल्स का काम है ऑक्सीजन सप्लाई करना, ऑक्सीजन को पहुंचाना, लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाना जहां ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है। जिन सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट मौजूद है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है अपने साथ ऑक्सीजन अटैच करता है, एंड व्हेन द ब्लड मूव, ये सारा ब्लड जब बॉडी के अंदर मूव करता है, दोज हीमोग्लोबिन deattach oxygen and supply those oxygen molecules to the cell। जिन सेल्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। इसी तरह वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। हमारे जो है आर्मी है, हमारा जो हमारे सोल्जर्स हैं, जैसे कि एक कंट्री अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना पूरा एक आर्मी के सोल्जर्स वगैरह बाउंड्री पे, हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे खड़े होते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं
ये जो है हमारी बॉडी को बचाती है किसी भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी में एंटर हो जाती है जो बॉडी का हिस्सा नहीं है या फिर बॉडी के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है, तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं और हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं हमारी बॉडी को। इसी तरह ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉट करना। जब भी कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाता है, कोई कट वगैरह लग जाता है, हाथ में हमारा कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाता है और ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, उस टाइम प्लेटलेट्स बहुत आम किरदार है प्लेटलेट्स का कि वो एकदम से ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, ब्लड जम जाता है और मज़ीद और ब्लीडिंग नहीं होती। तो जिनकी ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जिनमें नहीं होते तो उनकी एक्सेसिव ब्लीडिंग पॉसिबल है। तो ये प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड में जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। स्किन, उसके अलावा ये हमारे पास ये देखिए, ये हमने स्केलेटन मसल्स को डिस्कस किया, स्मूथ मसल्स को एंड कार्डिक मसल्स को। ये मुख्तलिफ़ किस्म के मसल्स हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एंड ओवर हेयर दिस कार्डिक मसल्स are the muscles of the heart, and skeletal muscles are muscles that are attached to our skeleton, and smooth muscles are present in different organs. ये किडनी में भी मौजूद होते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन से मुख्तलिफ मटीरियल की मूवमेंट कर सकें। ये ब्लड है, यहाँ पे ब्लड में आप देख सकते हैं दे आर द रेड ब्लड सेल्स। ये हमारे ब्लड वेसल है, ये रेड ब्लड वेसल है, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं और वो रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड, दीज आर द रेड ब्लड सेल्स। ये इनका काम है, रेड ब्लड सेल्स का काम है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करना। वाइट ब्लड सेल्स का काम है मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वगैरह जो हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं किसी भी ज़रिए से, ये उनके ख़िलाफ़ फ़ाइट करता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी का हिस्सा नहीं है, जो बॉडी के लिए नुकसानदेह है या बॉडी में उसे नहीं पहचानती, तो उसके अगेंस्ट हमारे वाइट ब्लड सेल्स काम करते हैं, हमारा पूरा इम्यून सिस्टम काम करता है। नाउ आर नेक्स्ट स्किन जो है हमारी मुख्तलिफ जो पूरी हमारी जो आउटर कवरिंग है, जो आउटर मोस्ट पार्ट है बॉडी का, दैट इज़ स्किन। हमारी जो स्किन है वो मुख्तलिफ़ कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे स्किन्स में स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं। तो जैसे ही इंटरनली हमारी बॉडी गर्म हो जाती है तो स्वेट ग्लैंड से पानी बाहर आता है, और पानी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि मैक्सिमम हीट को एब्ज़ॉर्ब कर सकता है। तो बॉडी के अंदर जितनी भी हीट है वो पानी एब्ज़ॉर्ब करेगा, जज़्ब करेगा, और जब स्वेट ग्लैंड से पानी बाहर आएगा, गर्मियों में अक्सर आप देखते हैं कि हमें पसीना आता है, ठीक है, हमारी बॉडी के ऊपर एकदम से पसीना आता है। तो ये पसीना किस लिए आता है? क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स से पानी बाहर आ रहा होता है। ये पानी बाहर क्यों आता है? क्योंकि पानी अंदर बहुत ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब करता है, और जब पानी बाहर आता है साथ में हीट भी बाहर आ जाती है, थोड़ी सी हमारी बॉडी जो है कूल डाउन हो जाती है। गर्मियों में इसीलिए पसीना आता है और हमें पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। हम ज़्यादा पानी पीते हैं ताकि जब पानी पसीने से बाहर आया उसकी लॉस को हम पूरा कर सकें, ठीक है। तो स्किन टेम्परेचर को मेंटेन करने का बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। उसके बाद स्किन में विटामिन डी पड़ता है। जब सुबह सूरज की रोशनी पड़ती है, स्पेशली हर अर्ली मॉर्निंग की, सुबह सवेरे की जो पे सूरज की रोशनी पड़ती है, उस टाइम हमारी जो स्किन है वो विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एज वेल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, हमारे बोन्स वगैरह के लिए, सब स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन का काम करती है। हमारी जो स्किन है वो एक और काम करती है, दैट इज़ प्रोटेक्शन। अब एक स्किन एक ऐसी लेयर है जो मुख्तलिफ जर्म्स को, मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को अंदर जाने से रोकती है। आर स्किन इज़ नोन एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, जो हमारा जो पूरा एक इम्यून सिस्टम है, जो कि हमें मुख्तलिफ बीमारियों से, मुख्तलिफ बाहर के लिविंग ऑर्गेनिज़म से जो नुकसानदेह है बॉडी के लिए, उनसे बचाता है। उनमें सबसे पहले जो आम किरदार है वो स्किन निभाता है। स्किन क्या करता है? स्किन प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर डिफेंस एज इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम एंटरिंग
any kind of microorganism cannot enter into our body. Any harmful microorganism cannot enter the body because of this skin. It prevents us from different kinds of diseases. ठीक है, ये मुख्तलिफ़ बीमारियों से हमें बचाता है. ये जो स्किन है ये मुख्तलिफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म को बॉडी के अंदर एंटर होने से बचाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, मुख्तलिफ़ जर्म्स वग़ैरह बॉडी में आसानी से एंटर नहीं होते. जैसे भी हमें कोई कट वग़ैरह लगता है तो हम एकदम से वहाँ पे डेटॉल वग़ैरह क्यों लगाते हैं? ताकि अभी कट लग चुका है, जो हमारा फर्स्ट डिफेंस लाइन था, जो हमें पहले प्रोटेक्ट कर रहा था, वो अभी डैमेज हो चुका है. तो आसपास के जितने भी हमारी स्किन पे जो जर्म्स हैं वो अंदर बॉडी के अंदर जा सकते हैं. तो इसीलिए पहले हमें डेटॉल वगैरह से साफ़ करते हैं ताकि आसपास के जो जर्म्स हैं उनको हम किल कर सकें, ताकि वो इस डैमेज की वजह से अंदर एंटर ना हो. इट इज़ ऑर्गन ऑफ सेंसेशन. हम किसी भी चीज़ को टच करके महसूस कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ है. ठीक है, अगर हम आपकी आंखों पे पट्टी बांध ली जाए और आपको हाथ में कोई चीज़ दी जाए तो आप उसको अपने स्किन के ज़रिए, हमारी जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं स्किन पर, उनके ज़रिए हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि ये पतली है, ये मोटी है, ये सॉफ्ट है, हार्ड है, या फिर ये जो है राउंड शेप्ड में है या स्क्वायर शेप्ड में है. ये सारी चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आर स्किन. हम किसी चीज़ को टच करके उसको फील कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्किन, कि कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, कैसी है. सो स्किन इज़ वन ऑफ द ऑर्गन, सेंसेशन ऑर्गन एज वेल. ये हम कोई चीज़ को हाथ लगाकर महसूस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आर स्किन. बोन्स, अब बोन्स भी एक बोन सेल्स जो हैं ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जो हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम है वो हमें सपोर्ट कर रहा है. हमारी पूरी बॉडी एक प्रॉपर शेप में है, हम सीधे खड़े हो सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं. हमारे जो इंटरनल सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्टेड है बिकॉज ऑफ दीज बोन्स, बिकॉज ऑफ दिस स्केलेटन सिस्टम. हमारी एक प्रॉपर शेप है बिकॉज ऑफ दिस स्केलेटन सिस्टम. अब यहाँ देखिए, हमारे जो ब्रेन है वो बहुत ही नाजुक है. ठीक है, जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ही एक नाजुक हिस्सा है, सॉफ्ट है. तो अगर कोई भी डैमेज डायरेक्टली ब्रेन को कोई भी प्रेशर हो पड़े तो वो डैमेज हो सकता है बहुत आराम से. लेकिन ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बोन है, स्कल है. ठीक है, तो ये जो स्कल है हमारा एक स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है जो हमारे ब्रेन को कवर कर रहा है, एक बोन. तो जिसकी वजह से हमारा जो वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ब्रेन, प्रोटेक्टेड है, सेफ़ है, महफूज है. उसे किसी किस्म का प्रेशर डायरेक्टली नहीं पड़ सकता बिकॉज ऑफ दिस स्कल. ठीक है, स्कल प्रोटेक्ट्स आर ब्रेन. इन द सेम वे आर रिब केज, जो हमारे रिब्स हैं, हमारी पसलियाँ हैं, ये हमारे जो लंग्स हैं उनको सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है, उन्हें किसी भी किस्म के नुकसान से बचाती है. And because of these bones we can move, we can stand, we can sit, and we are in proper shape, and we can also move because of these bones. So it is all the different tissues, different cells of the body, they are performing different functions in our body, and all of them are very important. Without any one of them we cannot survive. So it's very important that to know which cells of our body is performing which kind of function. That was the end of the topic. I hope it was easy and it's clear to all of you. Thank you so much.